वेलकम टू द चैनल एजुकेशनल उन्नति। साइकोलॉजी लेक्चर्स के लिए आज ये सेकंड वीडियो है और ये वीडियो जो है डेडिकेटेड है यहाँ पर स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी के लिए। स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी आप जानते हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर साइकोलॉजी में, जिसमें 7 स्कूल ऑफ साइकोलॉजी को डिस्क्राइब किया गया है, जिनके बारे में आज डिस्कशन करेंगे यहाँ पर। साथ ही साथ ये वीडियो जो है आपको टीचिंग के किसी भी कोर्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। और अगर आप यूजीसी नेट के लिए तैयारी कर रहे हैं साइकोलॉजी से या एजुकेशन से, तो उसमें भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी, क्योंकि उसमें आपकी एक यूनिट ही हो जाती है यहाँ पर, यूनिट 3 जो कि साइकोलॉजी से डील करती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट एनी डिले। स्टार्ट करते हैं यहाँ पर स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी से। स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी में फर्स्ट स्कूल यहाँ पर हो जाता है स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म को हिंदी में संरचनावाद के नाम से जानते हैं। और स्ट्रक्चरलिज्म के फादर किसको कहा जाता है, तो विलियम वुंट को जो है स्ट्रक्चरलिज्म के फादर के नाम से जाना जाता है। तो ये यहाँ पर हो जाते हैं विलियम वुंट, एक फेमस साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म को दिया है। इसके बाद इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि ये जो नाम है स्ट्रक्चरलिज्म वो एडवर्ड टिचनर ने दिया है और फादर हैं स्ट्रक्चरलिज्म के विलियम वुंट। तो ये फादर हैं यहाँ पर, और नेम किसने दिया है, तो एडवर्ड टिचनर ने जो है नेम दिया है स्ट्रक्चरलिज्म का। देन फर्स्ट लैबोरेटरी जो इस्टेब्लिश की गई थी वो विलियम वुंट के थ्रू की गई थी यहाँ पर 1879 में लिप्जिंग जर्मनी में। और इसके बाद विलियम वुंट ने ही इंट्रोस्पेक्शन मेथड को दिया है। इंट्रोस्पेक्शन मेथड का यूज़ किस लिए किया जाता है, तो ये एक सब्जेक्टिव मेथड है और ओल्डेस्ट मेथड होता है। इंट्रोस्पेक्शन मेथड में जो है यहाँ पर सब्जेक्टिव फॉर्म में जो है आंसर दिया जाता है या रिपोर्ट लिखाई जाती है। आपने देखा होगा जब भी साइकोलॉजी प्रैक्टिकल कराए जाते हैं तो वहाँ पर इंट्रोस्पेक्शन रिपोर्ट लिखाई जाती है अपने सब्जेक्ट के थ्रू। तो इंट्रोस्पेक्शन एक मेथड होता है जिसमें एक सब्जेक्ट अपने ही बारे में लिखता है, खुद की फीलिंग को, खुद की थिंकिंग को लिखता है। इस तरह से देखिए यहाँ पर इंट्रोस्पेक्शन का मेथड होता है, एक तरह से ये आईना है। तो यहाँ पर जो है आप अपने ही आप को रिफ्लेक्ट करते हैं। देन अगर स्ट्रक्चरलिज्म की बात करें तो जैसा कि इसके नाम से क्लियर है कि संरचनावाद, यहाँ पर संरचनाएं बनती हैं माइंड में, स्ट्रक्चर्स फॉर्म किए जाते हैं। तो स्ट्रक्चर्स ऑफ माइंड को ही इसमें देखा जाता है, विलियम वुंट के द्वारा बताया गया है। अगर हम एक एग्जाम्पल की यहाँ पर बात करते हैं स्ट्रक्चरलिज्म के, तो एक व्यक्ति अगर गुलाब को देखता है, जैसे उसने रोज़ को देखा, तो रोज़ के आकार को देखकर, उसके कलर को देखकर, उसके डिज़ाइन को देखकर, उसकी खुशबू को देखकर वो उसे पहचान लेता है। एक बच्चा भी है अगर, तो वो रोज़ को इन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे ही रिकॉग्नाइज कर पाता है। तो इसका मतलब है कि उसके माइंड में एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है इस रोज़ का, इस फ्लावर का। तो यहाँ पर स्ट्रक्चरलिज्म इस तरह से डिफ़ाइन किया जाता है। इसके बाद यहाँ पर ईबी टिचनर की स्टूडेंट का नाम बताया गया है। तो इनके स्टूडेंट जो थे वो मार्गरेट वाशबर्न है। इनके ईबी टिचनर के स्टूडेंट के नेम है हो जाते हैं यहाँ पर। इसके बाद फर्स्ट बुक जो लिखी गई थी, फर्स्ट वुमेन टू अर्न अ पीएचडी, तो ये जो इनकी स्टूडेंट थी ईबी टिचनर की, मार्गरेट वाशबर्न, इन्होंने जो है एक तरह से एक रिकॉर्ड सेट किया था, जो पहली महिला थी जिसने पीएचडी की उपाधि हासिल की थी यहाँ पर। और इनकी एक बुक हो जाती है यहाँ पर द एनिमल माइंड, जो कि आई थी 1894 में। इसके बाद सेकंड स्कूल ऑफ साइकोलॉजी पे चलेंगे, जो कि फंक्शनलिज्म हो जाता है। फंक्शनलिज्म को प्रकार्यवाद के नाम से भी जाना जाता है यहाँ पर। इसके फादर की बात करें तो विलियम जेम्स जो है इसके फादर हो जाते हैं। और सपोर्टर में नाम देखें तो यहाँ पर जॉन डीवी का नाम आता है फंक्शनलिज्म को सपोर्ट करने के लिए। विलियम जेम्स की एक बुक है यहाँ पर फेमस बुक द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, जो कि 1890 में आई थी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हो जाता है इनकी बुक के लिए। विलियम जेम्स फंक्शनलिज्म के फादर के तौर पर जाने जाते हैं। इस तरह से ये विलियम जेम्स हैं जो कि फंक्शनलिज्म के यहाँ पर फादर हो जाते हैं। प्रकार्यवाद इसको कहा जाता है। देन फंक्शनलिज्म में
विलियम जेम्स ने ये बताया फंक्शनलिज्म में, प्रकार्यवाद में, कि माइंड का जो फंक्शन है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है उसके स्ट्रक्चर से। यानी कि हमारा माइंड जो है क्या स्ट्रक्चर बना रहा है, कैसे चीज़ों को याद रखता है, इससे ज़्यादा मैटर करता है कि हमारा माइंड कैसे फंक्शन करता है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। तो विलियम जेम्स को फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी या अमेरिकन साइकोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है, और इन्हीं की स्टूडेंट रह चुकी हैं मारिया विंटन काल्किंस। मैरी विंटन काल्किंस ने जो है 14th प्रेसिडेंट ऑफ एपीए और फर्स्ट वुमेन के रूप में रिकॉर्ड सेट किया था, जो कि विलियम जेम्स की स्टूडेंट रह चुकी हैं। तो मैरी विंटन काल्किंस जो हैं वो 14th प्रेसिडेंट थी एपीए। एपीए एक तरह से संगठन है यहाँ पर अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का, जिसमें ये 14th नंबर की प्रेसिडेंट थी और फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी यहाँ पर। देन इनकी बुक आ जाती है मैरी विंटन काल्किंस की, जो कि एक इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी के नाम से है। तो यहाँ पर इनकी बुक भी इम्पोर्टेंट हो जाती है काल्किंस की। देन नेक्स्ट हम जो है यहाँ पर चलेंगे स्कूल पर। स्कूल ऑफ साइकोलॉजी 3rd नंबर पर आ जाता है यहाँ पर साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस जैसा कि आप समझ रहे हैं कि ये मनोविश्लेषणवाद के नाम से जाना जाता है। इसके फादर की बात करें तो सिगमंड फ्रॉइड इसके फादर हो जाते हैं। सिगमंड फ्रॉइड इसके फादर क्यों हो जाते हैं? क्योंकि इन्होंने साइको एनालिसिस की थ्योरी भी दी है। तो साइको एनालिसिस की थ्योरी इन्होंने दी है, इसलिए ये फादर हो जाते हैं यहाँ पर साइको एनालिसिस स्कूल के। इनकी बुक हो जाती है यहाँ पर, फेमस बुक है एक, एनालिसिस ऑफ ड्रीम्स। देन इन्होंने 3 स्टेजेस बताई हैं माइंड की यहाँ पर साइको एनालिसिस में। सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा 3 स्टेजेस बताई गई हैं माइंड के लिए, जिसमें इन्होंने सबसे पहले कॉन्शियस ब्रेन बताया है, जो कि प्रॉपर वर्क करता है। कॉन्शियस ब्रेन जो होता है वो प्रॉपरली वर्क करता रहता है ऑल टाइम। सब कॉन्शियस जो है, यानी कि जब हम नींद में होते हैं तो उस ब्रेन को, उस माइंड को कहते हैं। अनकॉन्शियस ब्रेन जो होता है वो जो है ड्राइव करता रहता है। अनकॉन्शियस ब्रेन का मतलब हो जाता है कि ये हमारे पास्ट से रिलेटेड होता है, क्योंकि हमारा जो पास्ट है वो हम पे ज़्यादा हावी रहता है। तो आइसबर्ग की तरह इन्होंने इस थ्योरी को बताया है, जिसमें 3 स्टेजेस बताई हैं। तो ये जो पार्ट है ऊपर का वो यहाँ पर कॉन्शियस माइंड से इन्होंने बताया है, जो कि कम पार्ट होता है यहाँ पर, और जो ज़्यादा पार्ट है वो इन्होंने समुद्र की तरह बताया है। आइसबर्ग इसीलिए इनको, इनकी थ्योरी को कहा जाता है, क्योंकि ये जो ज़्यादा पार्ट है वही अनकॉन्शियस पार्ट इन्होंने बता रखा है, और जितना समुद्र के ऊपर का पार्ट होता है वो उन्होंने कॉन्शियस माइंड बता रखा है। देन जो सरफेस पॉइंट है वो सबकॉन्शियस है। इस तरह से इन्होंने जो है आइसबर्ग की थ्योरी दी है अपनी, और ये 3 स्टेजेस यहाँ पर डिफाइन की हैं ब्रेन की। देन इनकी 3 स्टेट्स ऑफ माइंड भी एक थ्योरी है। 3 स्टेट्स ऑफ माइंड की बात इन्होंने बताई है, जिसमें सबसे पहले इन्होंने इद की बात की है। इद का मतलब हो जाता है कि ये जो है इतना सेल्फ पे ही डिपेंड करता है कि जो इंसान खुद चाहता है सिर्फ उतने काम वो करता है। देन सेकंड जो स्टेट इन्होंने बताया है माइंड का, वो ईगो का बताया है। ईगो का मतलब हो जाता है कि यहाँ पर इद और सुपर ईगो, इन दोनों की एक बैलेंस्ड सिचुएशन होती है, एक मिडिल का रास्ता इसमें फॉर्म किया जाता है। देन जो थर्ड स्टेज इन्होंने बताई है वो सुपर ईगो की है। सुपर ईगो जो है मोरल्स और वैल्यूज़ को फॉलो करता है, तो इसलिए ये सबसे हाईएस्ट स्टेज होती है, हाईएस्ट स्टेट ऑफ माइंड इसको कहा जाता है। तो इद जो है वो सब कॉन्शियस पार्ट रहता है यहाँ पर। तो ईद का मेनली मतलब है कि जितनी भी गलत चीज़ें होंगी वो ईद में आएंगी, और सुपर ईगो जितना भी यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, मोरल्स और वैल्यूज़ होंगी, वो सुपर ईगो में आएंगी। ईगो जो है एक मिडिल की सिचुएशन होती है, जिसमें बैलेंस्ड फॉर्म रहता है, एक मिडिल का रास्ता यहाँ पर निकाला जाता है। देन साइको एनालिसिस में ये बताया गया कि इसमें एनालिसिस किया जाता है फॉरगेटफुलनेस का, कि हम क्यों चीज़ों को भूलते हैं, क्योंकि हम अपने पास्ट में ज़्यादा खोए रहते हैं, और मिस प्रोनाउंसिएशन के बारे में, जोक्स एंड ड्रीम्स के बारे में। देन सिगमंड फ्रॉइड ने
दो तरह के कॉम्प्लेक्स के बारे में बताया। फर्स्ट वन इज़ ओडिपस कॉम्प्लेक्स। ओडिपस कॉम्प्लेक्स का मतलब हो जाता है कि जब एक बॉय चाइल्ड अपने फादर से ज़्यादा अटैच होगा, सॉरी ये फादर नहीं, यहाँ पर मदर होगा, कि जब एक बॉय चाइल्ड अपने मदर से ज़्यादा अटैचमेंट फील करता है तो उसको ओडिपस कॉम्प्लेक्स कहते हैं। देन जब एक गर्ल चाइल्ड अपने फादर से ज़्यादा अटैच होती है तब उसको इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कहते हैं यहाँ पर। तो ये दो तरह के कॉम्प्लेक्स बताए गए सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा, ओडिपस एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। ओडिपस में बॉय चाइल्ड मदर से ज़्यादा अटैच होता है, इलेक्ट्रा में गर्ल चाइल्ड अपने फादर से ज़्यादा अटैचमेंट फील करती हैं। देन यहाँ पर एरोस एंड थैनेटोस की दो यहाँ पर सिचुएशंस थी। एरोस एंड थैनेटोस की जो दो सिचुएशंस हैं उसमें लाइफ इंस्टिंक्ट और डेथ इंस्टिंक्ट्स के बारे में बताया गया। एरोस जो है वो लाइफ के बारे में बात करता है, जीना चाहता है, यहाँ पर लाइफ इंस्टिंक्ट होता है। देन थैनेटोस जो है वो डेथ इंस्टिंक्ट्स होता है, यानी कि ये मरने के बारे में बात करता है। तो यहाँ पर दो तरह के जो है एरोस एंड थैनेटोस की बात की गई सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा। इस तरह से हम अपने नेक्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी पे आएंगे। देन फोर्थ नंबर पे जो स्कूल आ जाता है वो बिहेवियरिज्म आता है। बिहेवियर का मतलब होता है कि ये ऑब्जर्वेबल भी हो सकता है, अनऑब्जर्वेबल भी हो सकता है, यानी कि जो साइन लैंग्वेज है, जो हम गेस्चर्स में बात करते हैं उसको कैसे हम ऑब्ज़र्व करेंगे, और जो हम बोल के बातें करते हैं, रिटन फॉर्म में बातें करते हैं, जो भी हमारा जैसा भी हमारा बिहेवियर है तो हम कैसे उसे ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, ये सारी बातें बिहेवियरिज्म में इसकी इम्पोर्टेंस दी गई। बिहेवियरिज्म को व्यवहारवाद कहा जाता है। जे.बी. वॉटसन इसके फादर कहे जाते हैं। फादर के रूप में देखा जाता है जे.बी. वॉटसन को। तो जे.बी. वॉटसन जो है यहाँ पर फादर हैं बिहेवियरिज्म के। इन्होंने ऑब्जर्वेबल और ऑब्जेक्टिवली डिस्क्राइब एक्ट्स को बताया है, ऑब्जेक्टिव एंड साइंटिफिक मेथड को अपनाया है। तो फादर यहाँ पर जे.बी. वॉटसन हो जाते हैं। ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल बिहेवियर की इन्होंने बात की है, जो कि फर्दर अपने जो है एक्सपेरिमेंट में इन्होंने प्रूव भी किया है। देन कंडीशनिंग की भी बात की जाती है यहाँ पर बिहेवियरिज्म में, क्योंकि यहाँ पर कई सारे एक्सपेरिमेंट कई सारे साइकोलॉजिस्ट के द्वारा किए गए, जैसे कि B.F. स्किनर हैं, थॉर्नडाइक हैं, पावलोव हैं। उसके बाद जे.बी. वॉटसन जो कि फादर हैं बिहेवियरिज्म के, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था और इन्होंने एक स्टेटमेंट उसके बारे में दिया। तो इनका जो स्टेटमेंट था वो 1912 से 13 में दिया गया था, वॉटसन ने बताया तब इसमें। तो जे.बी. वॉटसन ने इसमें ये स्टेटमेंट दिया कि आप हमको 1 दर्जन बच्चे दीजिए और उनको आप जो कहेंगे मैं उन्हें वो बना दूंगा, डॉक्टर, पुलिस, चोर, जो भी कहेंगे। तो इनका कहना था कि बच्चों पर हेरिडिटी का कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, वो सिर्फ इन्वायरमेंट से ही इन्फ्लुएंस होते हैं, यानी कि जैसा माहौल हम बच्चे को दे देते हैं वैसा ही बच्चा हो जाता है। तो इन्होंने ट्रेनिंग और कंडीशनिंग पे ज़्यादा बल दिया था, ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी, और उसी के थ्रू इन्होंने बताया कि अगर आप मुझे 1 दर्जन बच्चे देते हैं तो उन्हें आप जो डिमांड करते हैं मैं उन्हें वो बना के आपको सौंप दूँगा। तो इस तरह से इन्होंने एक्सपेरिमेंट भी किया जे.बी. वॉटसन ने अपने ही बच्चे पर। लिटिल अल्बर्ट इसका नाम था। 11 वर्ष का ये बच्चा था इनका, जे.बी. वॉटसन का ही बच्चा था ये। तो इन्होंने अपने ही बच्चे पर एक्सपेरिमेंट कर डाला जे.बी. वॉटसन जी ने। अकॉर्डिंग टू वॉटसन के अनुसार यहाँ पर फिर बताया गया 3 इमोशनल पे हो जाते हैं। 3 जो इमोशंस होते हैं जन्म से बच्चे में, वो कौन कौन से इमोशंस होते हैं। तो इन्होंने फ़ियर की बात की कि बच्चे में डर होता है पहले से ही, एंगर यानी कि गुस्सा होता है पहले से ही, और लव यानी कि प्यार होता है। तो जे.बी. वॉटसन ने बताया कि 3 तरह के इमोशंस बच्चे में पहले से ही डेवलप होते हैं, जिसमें फ़ियर, एंगर एंड लव आता है। इसके बाद इन्होंने लिटिल अल्बर्ट पर वॉटसन ने सॉफ्ट टाई वाइट थिंग्स के लिए लाउड नॉइज़ का डर भर दिया था। तो यहाँ पर इन्होंने लिटिल अल्बर्ट पर जो एक्सपेरिमेंट और कंडीशनिंग की थी उसमें जे.बी. वॉटसन ने सॉफ्ट टाई जो थे वाइट कलर के, उसके लिए डर डाल दिया था यहाँ पर
लिटिल अल्बर्ट के मन में। तो लिटिल अल्बर्ट जब भी जो है सॉफ्ट टॉय देखते थे वाइट कलर का तो वो डर जाते थे, उनको लगता था ये लाउड नॉइज़ का प्रतीक हो गया था। एक तरह से सिंबलाइज कर दिया था उन्होंने वाइट टॉय को यहाँ पर लिटिल अल्बर्ट के मन में। तो ये कंडीशनिंग कही जाती है। यहाँ पर स्टिमुलस क्या हुआ, लाउड नॉइज़ आना, और जो है इसका रिस्पॉन्स क्या था अल्बर्ट का, तो फेयर, उसके मन में डर आ जाता था। इसलिए वॉटसन ने यहाँ पर बताया, वॉटसन की स्टूडेंट ने एक काउंटर कंडीशनिंग के थ्रू इस डर को निकाल दिया। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट थी वॉटसन की, उन्होंने ही एक काउंटर कंडीशनिंग की और इस डर को बाहर निकाला। इन्वायरमेंट में मेन फैक्टर होता है बच्चे के लिए, ये कंक्लूज़न दिया गया था जेबी वॉटसन के थ्रू। और इन्होंने बताया कि बिहेवियर जो है वो एक प्रिडिक्टेबल टर्म होता है, यानी कि बिहेवियर ऐसा टर्म है जिसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि बच्चा कैसे कैसे आगे रिएक्ट करेगा। देन बिहेवियरिज्म में बताया गया कि यहाँ पर कोई भी क्वालिटेटिव ट्रेट्स नहीं होते हैं ह्यूमन और एनिमल के बीच में, जिससे उनके बिहेवियर को हम अलग किया कर सकें। इसके बाद बिहेवियरिज्म में बताया गया, बिहेवियरिज्म स्टार्टेड एज आ रिएक्शन अगेंस्ट द इंट्रोस्पेक्टिव साइकोलॉजी इन 19th सेंचुरी। तो बिहेवियरिज्म में एक जो है अगेंस्ट रिएक्शन को फाइल किया गया था इंट्रोस्पेक्टिव साइकोलॉजी के लिए 19th सेंचुरी में। इसके बाद इंट्रोस्पेक्शन को इन्होंने बताया कि मन और अंदर और चिंतन की प्रक्रिया है ये, जिससे कि हम अपने आप को ही देख पाते हैं, रिफ्लेक्ट कर पाते हैं इंट्रोस्पेक्शन के थ्रू। लेकिन जो एक्सट्रोस्पेक्शन है इसमें बाहरी वस्तुओं का निरीक्षण किया जाता है, जैसा कि बिहेवियरिज्म का मानना है। तो बिहेवियरिज्म में इन्वायरमेंट को ही इम्पोर्टेंस दी गई है, इसी को हम एक्सट्रोस्पेक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर वॉटसन और स्किनर रिजेक्ट करते हैं इंट्रोस्पेक्टिव मेथड को, जिसमें हम अपने अंतःकरण को देखते हैं, अपनी थिंकिंग को, अपने जो है वैल्यूज़ को समझते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये सब्जेक्टिव होती हो और अनक्वांटिफाइएबल होती है। इसलिए वॉटसन और स्किनर ने इंट्रोस्पेक्टिव मेथड को रिजेक्ट कर दिया था। और बिहेवियर इज़ अ रिजल्ट ऑफ स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। बिहेवियरिज्म में ये बताया गया कि बिहेवियर जो है एक तरह से स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का ही जो है एक रिलेशन होता है। तो जब भी हम एक स्टिमुलस देखते हैं तो उस पर रिएक्शन करेंगे, रिस्पॉन्स करेंगे, तो ये एसआर के नाम से जाना गया यहाँ पर बिहेवियरिज्म को। इसके बाद व्यू ऑफ द मोटिवेशन एक्सट्रिंसिक एंड इन्वॉल्विंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, ये बीएफ स्किनर के द्वारा बताया गया यहाँ पर कि एक एक्सट्रिनिक मोटिवेशन होता है स्टूडेंट में या इंडिविजुअल में, और पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट को हम इन्वॉल्व करते हैं उसके रिएक्शन के बेसिस पे। देन अगर हम बात करते हैं कि बच्चे में सबसे पहले क्या डेवलप होता है, तो सबसे पहले बच्चे में मैच्योरिटी आती है। फर्स्ट लेवल ये हो जाएगा कि बच्चा पहले मैच्योर होता है अपने एज के अकॉर्डिंग। देन उसका कॉग्निशन लेवल आता है जिसमें वो लॉजिक्स को बिठा पाता है और फिर अपने अकॉर्डिंग अपने नॉलेज को बिल्डअप करता है कि कैसे वो किस चीज़ के बारे में ज्ञान रखता है, क्या उसकी थिंकिंग है। तो इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहता है। ओवर्ट एंड कोवर्ट बिहेवियर क्या होता है बिहेवियरिज्म में, तो ओवर्ट बिहेवियर बाह्य बिहेवियर होता है, कोवर्ट बिहेवियर यहाँ पर आंतरिक बिहेवियर होता है। ओवर्ट बिहेवियर बाह्य बिहेवियर होता है, इसलिए हम इसको मेज़र कर सकते हैं, और आंतरिक बिहेवियर जो होता है कोवर्ट बिहेवियर, ये मन ही मन चला करता है। तो ये रिजर्व नेचर के लोग होते हैं, इसमें हम मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। ओवर्ट बिहेवियर ये वो होता है जो बाह्य वातावरण से, ये लोग ज़्यादा जल्दी एक दूसरे से घुल मिल जाते हैं, इसलिए इन्हें हम मेज़र कर सकते हैं। देन एक्सट्रोस्पेक्शन जो है यहाँ पर वो फॉलो किया गया था बिहेवियरिज्म के थ्रू, और यहाँ पर जो बिहेवियरिज्म के फाउंडर हैं जेबी वॉटसन ने भी इसको फॉलो किया, इसको इम्पोर्टेंस दी थी एक्सट्रोस्पेक्शन मेथड को। ब्लैक बॉक्स थ्योरी किसकी थी, तो ब्लैक बॉक्स थ्योरी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। जहाज़ में एक बॉक्स कैमरा होता है जिससे वातावरण को देखा जाता है, इससे जो है ब्लैक बॉक्स कहा जाता है। माइंड के द्वारा वातावरण या बाह्य चीज़ों की इमेज इसमें बन जाती है। ब्लैक बॉक्स थ्योरी वो होती है जैसे यहाँ पर
जहाज़ का एग्ज़ाम्पल दिया गया कि उसमें एक बॉक्स होता है जिसमें कैमरा फिट होता है, तो इससे हम बाह्य वातावरण को देख सकते हैं। वैसे ही हमारा माइंड होता है जो कि बाह्य वातावरण को देखता है और उसकी जो है इमेजेस को क्लिक करता है। तो हम अपने आँखों से देखकर हमारे माइंड में वो सारी इमेजेस क्लिक हो जाती हैं, एक छाप छोड़ जाती हैं। देन हम जब कुछ टाइम बाद उन्हीं सारी चीज़ों को रिमेंबर करते हैं, तो वो इमेजेस हमारे माइंड में रिपीट होती रहती हैं। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन देखें अगर हम बिहेवियरिज़्म का, तो इसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन यहाँ पर हो जाता है कि रीइंफोर्समेंट हम प्रोवाइड कर सकते हैं, और रीइंफोर्समेंट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही फॉर्म में यहाँ पर हो सकता है अकॉर्डिंग टू द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट और इंडिविजुअल। तो यहाँ पर अगर पॉजिटिव बिहेवियर है बच्चे का, तो हम उसे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दे सकते हैं ताकि वो इस बिहेवियर को, इस एक्शंस को दोबारा फ्यूचर में रिपीट करे। देन अगर कुछ गलत कर रहा है बच्चा, तो हम उसे नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के थ्रू उसकी उस गलती को वहीं पर रोक सकते हैं। रेडिकल बिहेवियरिज्म इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर बीएफ स्किनर ने आर टाइप थ्योरी दी थी, जो कि एक जो है रेडिकल वे था, रेडिकल प्रोसेस था साइकोलॉजी के स्कूल्स में। तो यहाँ पर इनको इस चीज़ के लिए नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था, क्योंकि यहाँ पर हर एक साइकोलॉजिस्ट का कहना था कि एसआर थ्योरी होती है, लेकिन बीएफ स्किनर ने इसमें रेडिकल चेंज लाया और इन्होंने रिस्पॉन्स थ्योरी दी। देन स्किनर ने यहाँ पर आर टाइप जो रिस्पॉन्स के बारे में बताया, वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जबकि जो सिनेरियो चल रहा था साइकोलॉजी में वो एसआर थ्योरी की एग्जिस्टेंस का चल रहा था। हैबिट फॉर्मेशन कर सकते हैं हम, ये भी एक एजुकेशनल इम्प्लीकेशन होता है बिहेवियरिज्म का, क्योंकि यहाँ पर कंडीशनिंग की जाती है, प्रैक्टिस कराई जाती है, तो इसलिए हैबिट फॉर्मेशन हो जाती है इंडिविजुअल्स में। देन नेक्स्ट यहाँ पर जो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन हो जाता है बिहेवियरिज्म का, वो ये भी है कि ड्रिल और प्रैक्टिस के थ्रू भी जो है हम चीज़ों को सिखा सकते हैं एक इंडिविजुअल को, क्योंकि ये थॉर्नडाइक की ही थ्योरी थी ट्रायल एंड एरर की, जो कि उन्होंने बिहेवियरिज्म के बारे में दी थी, जिसमें उन्होंने बार बार जो है प्रयास करने से बिल्ली पर एक्सपेरिमेंट किया था और उसको जो है भोजन मिल जाता था। इस तरह से ड्रिल और प्रैक्टिस के बारे में भी यहाँ पर बताया गया। ये एक एजुकेशनल इम्प्लीकेशन हो जाता है इस थ्योरी का। एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है यहाँ पर जॉन लॉक का। जॉन लॉक ने बताया कि माइंड जो होता है एक बच्चे का, वो टैबुलर आसा होता है। टैबुला आसा क्यों बोला गया इसको? तो कोरी स्लेट होता है ये माइंड बच्चे का, और ये स्टेटमेंट बिहेवियरिज्म में ही दी गई थी, इसलिए यहाँ पर पढ़नी ज़रूरी हो जाती है। टैबुला आसा का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब है कि कोरी स्लेट है, खाली दिमाग है, उसमें हम जो भी डालते हैं वो बच्चा गेन करता चला जाता है, उस चीज़ को अपने माइंड में रिटेन करता चला जाता है। इसलिए ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर जानना ज़रूरी हो जाता है। ये नाम जो है बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है टैबुला आसा का। बिहेवियरिज्म में इंक्लूड करते हैं कौन कौन से साइकोलॉजिस्ट को? तो यहाँ पर स्किनर आते हैं, क्लार्क आते हैं, हल आते हैं, थॉर्नडाइक आते हैं, पावलो टॉलमैन आते हैं। टॉलमैन को न्यू बिहेवियरिज्म के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी की बात करेंगे यहाँ पर, जो कि एक इम्पॉर्टेंट स्कूल हो जाता है यहाँ पर गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के नाम से। गेस्टाल्टिज्म इसको कहते हैं। फादर ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी की बात करें तो मैक्स वर्दिमर, जो कि एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट हैं यहाँ पर, उनको फादर ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। और इसमें जो सपोर्टर रहे हैं गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के, वो कोहलर रहे हैं जिन्होंने इंसाइट लर्निंग दी है, कोफका और कुर्ट लेविन यहाँ पर जिन्होंने फील्ड थ्योरी दी है। तो ये गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के सपोर्टर हो जाते हैं यहाँ पर। देखिए गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में इन तीनों ही साइकोलॉजिस्ट का नाम आता है यहाँ पर। तो ये जो तीन साइकोलॉजिस्ट यहाँ पर दिए गए हैं, फर्स्ट नंबर पर मैक्स वर्दिमर। मैक्स वर्दिमर जो है यहाँ पर फादर ही माने जाते हैं गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के। देन नेक्स्ट आ जाते हैं कुर्ट कोफका। देन नेक्स्ट है यहाँ पर वोल्फगैंग कोहलर। तो इस तरह से इन तीनों ने मिलकर एक थ्योरी दी है, इनसाइट लर्निंग की थ्योरी, जो कि गेस्टाल्ट वादी की बहुत फेमस थ्योरी हो जाती है यहाँ पर, जिसमें होल सिचुएशन को एनालिसिस कर कर सुल्तान चिंपैंजी ने अपने जो है लर्निंग को अचीव किया था। केले को जो है रूफ टॉप से
जो है ले लिया था। तो इस तरह से इंसाइट कैसे डेवलप होती है एक ह्यूमन में, एक स्टूडेंट में, इस थ्योरी के बारे में बताया इन लोगों ने, जिसको गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में एक इम्पॉर्टेंट जो है थ्योरी माना जाता है। देन अगर हम फर्दर बात करें यहाँ पर गेस्टाल्ट साइकोलॉजी की, तो ये सपोर्टर्स थे इसके कोहलर, कोफका एंड कोटलेविन, जिन्होंने फील्ड थ्योरी दी है यहाँ पर कोटलेविन ने। इसके बाद गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में बताया गया कि होल इज़ द ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। होल जो है, एक पूरी सिचुएशन जो है वो उसके पार्ट से ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है और ग्रेटर वैल्यू रखती है। ये टर्म किसके द्वारा दिया गया था? तो इसको एरिस्टोटल के द्वारा डिफाइन किया गया। देन गेस्टाल्ट साइकोलॉजी जो होती है वो पूरी तरह से हमारे परसेप्शन पर, क्रिएटिविटी पर और थिंकिंग पर बेस्ड होती है। तो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में 3 इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताए गए। हमारा परसेप्शन क्या है, क्रिएटिविटी लेवल क्या है और थिंकिंग लेवल क्या है। नेक्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी पे आएंगे यहाँ पर कॉग्निटिविज्म हो जाता है ये। कॉग्निटिविज्म जो है कॉग्निशन से मिलकर बना है। कॉग्निशन जो वर्ड है उसका मतलब हो जाता है कि ये स्टडी करता है हमारे मेंटल प्रोसेस को, मानसिक क्रियाओं को स्टडी करता है यहाँ पर। यहाँ पर जो मेनली कॉन्सेप्ट आता है वो अटेंशन का आ जाता है, कॉग्निशन में मेमोरी का आ जाता है। देन परसेप्शन, हमारे देखने का और फील करने का तरीका क्या है, वो आ जाता है। मेटाकॉग्निशन टर्म आता है। मेटाकॉग्निशन टर्म का मतलब हो जाता है कि इसमें हम अपने ही बारे में जानकारी एकत्रित करते हैं, अपने ही थिंकिंग के बारे में, थॉट्स के बारे में। लॉजिक का मतलब है कि ह्यूमन कंडक्ट क्या है उसके बारे में सोचते हैं, और उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग इसमें आती है। इंटेलिजेंस आ जाता है इसी में। तो कॉग्निशन में ये सारी चीज़ें अंतर्निहित होती हैं यहाँ पर। बच्चा जब एक छोटा होता है तो वो मेमोरी लेवल पर काम करता है, और मेमोरी लेवल से ही हर चीज़ को वो याद रख पाता है, रिटेन रख पाता है। तो इस तरह से 3 लेवल्स ऑफ लर्निंग होता है यहाँ पर। 3 लेवल्स ऑफ लर्निंग में सबसे निचली लर्निंग जो होती है वो मेमोरी लेवल की होती है। देन सेकेंड लेवल जो होता है वो अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है। देन जो टॉप लेवल होता है वो रिफ्लेक्टिव लेवल होता है। रिफ्लेक्टिव लेवल में हम अपने विचारों पर पुनः सोच सकते हैं, लेकिन जो मेमोरी लेवल है वो सबसे निचला लेवल है। तो इसमें सिर्फ हम रटते हैं, रट्टू तोता जो होता है वो इसमें आता है यहाँ पर। अंडरस्टैंडिंग लेवल पे हम समझ सकते हैं चीज़ों को, यहाँ पर इस चीज़ को यहाँ पर शामिल किया जाता है। देन फेमस साइकोलॉजिस्ट कौन कौन से हैं कॉग्निटिविज्म में, उनको देखेंगे यहाँ पर। तो जीन पियाजे इसमें से फेमस साइकोलॉजिस्ट हो जाते हैं। जीन पियाजे ने अपनी थ्योरी भी दी थी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी यहाँ पर इनके द्वारा दी गई है। तो इसमें इन्होंने बताया है कि बच्चा जो है अपने वातावरण में जो है वस्तुओं के साथ अंतःक्रिया करता है, फिर अपने ज्ञान को कंस्ट्रक्ट करता है, उसका निर्माण करता है। तो जैसे जैसे वो मैच्योर होगा वैसे वैसे उसके कॉग्निशन का, यानी कि माइंड का डेवलपमेंट होता चला जाएगा। और जैसे जैसे बच्चे के कॉग्निशन का डेवलपमेंट होता है वैसे वैसे उसके ज्ञान में वृद्धि होती चली जाती है। तो ये जो फिज़िकल वर्ड है उसको जो है इन्होंने इम्पोर्टेंस दी है, और इन्होंने जो है थिंकिंग और कॉग्निशन लेवल को इम्पोर्टेंस दी है, यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बताया है। तो जीन पियाजे का कहना था कि बच्चा वातावरण से ही सीखता है, इसी के साथ अंतःक्रिया करके वस्तुओं से तब अपने नॉलेज को बिल्डअप करता है, और अपने नॉलेज को बिल्डअप वो मैच्योरिटी लेवल पे आकर करता है। तो जब बच्चा एक मैच्योर लेवल पे आ जाता है तो उसका कॉग्निशन भी डेवलप करता है। देन जब कॉग्निशन डेवलपमेंट करेगा उसका, तो उसके नॉलेज में ऑटोमेटिकली जो है इंक्रीमेंट होता चला जाएगा। देन जो सेकंड फेमस साइकोलॉजिस्ट हैं यहाँ पर कॉग्निटिविज्म में, वो एल एस वाइगॉत्स्की आ जाते हैं, लेव वाइगॉत्स्की। देन लेव वाइगॉत्स्की जो है इन्होंने जो है एक फेमस थ्योरी यहाँ पे दी थी, सोशियो कल्चर थ्योरी की थ्योरी को कहा जाता है। सोशियो कल्चर थ्योरी इन्होंने बताया कि सोसाइटी और कल्चर इन दोनों का ही फ़र्क पड़ता है एक स्टूडेंट पर, और इन्हीं के बेसिस पे बच्चा अपने जो है लर्निंग को सीखता है। तो इन्होंने पेयर टीचिंग के बारे में बताया, पेयर लर्निंग के बारे में बताया कि बच्चा एक दूसरे से ही सीखता है, अपने
जो है ग्रुप में रहकर, पीयर ग्रुप में रहकर जो है अपनी लर्निंग को इन्हांस करता है। सोशल कंस्ट्रक्शन के बारे में इन्होंने बताया लेव वाइगोत्स्की ने कि बच्चा अपने जो है सोशल ग्रुप में रहकर नई नई चीज़ों को सीखता है यहाँ पर। और इन्होंने लैंग्वेज पर जो है ज़्यादा बल दिया कि लैंग्वेज के थ्रू ही जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है बच्चे का। लैंग्वेज एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है उसके कॉग्निशन के डेवलपमेंट के लिए। देन नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया गया लेव वाइगोत्स्की के द्वारा, जिसको जेडपीटी कहा जाता है। तो ज्ञान का ये क्षेत्र होता है जो कि एक बढ़ा हुआ क्षेत्र होता है यहाँ पर। जेडपीटी का मतलब होता है यहाँ पर कि अगर बच्चे का ये दायरा है यहाँ पर और उसके बाद किसी की हेल्प से वो इस दायरे तक पहुँच सकता है, तो ये जो ज़ोन है उसको हम जेडपीटी के नाम से जानते हैं कि जितना बच्चा खुद है कैपेबल और जितना वो अचीव कर सकता है किसी की हेल्प से, उसको हम ज़ोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। और इसमें जो वो मदद लेता है वो एमकेओ की मदद लेता है, मोर नॉलेजेबल अदर्स की, यानी कि जो उससे ज़्यादा ज्ञानी पर्सन होगा वो उससे हेल्प लेकर अपने इस जोन को बढ़ावा देता है, जेडपीटी तक पहुंचता है। स्केप फोल्डिंग की बात की यहाँ पर लेव वाइगोत्स्की ने। स्केप फोल्डिंग का मतलब है कि टीचर्स जो है बच्चे को फैसिलिटेट करते हैं, सिर्फ सहारा देंगे यहाँ पर। तो इस तरह से लेव वाइगोत्स्की ने टीचर का जो रोल बताया स्टूडेंट की लाइफ में वो एक मचान के तौर पर ही बताया है। तो ये लेव वाइगोत्स्की हैं यहाँ पर। देन नेक्स्ट यहाँ पर कुछ फेमस साइकोलॉजिस्ट दिए गए हैं जैसे कि हॉवर्ड गार्डनर, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, जीन पियाजे और कुनार्ड। इसके बाद यहाँ पर कुछ फेमस साइकोलॉजिस्ट और दिए गए हैं जो कि कॉग्निटिविज्म में आते हैं, जैसे कि अल्बर्ट बंड्यूरा हैं जिन्होंने सोशल कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी दी है यहाँ पर। उन्होंने जो है बच्चे को सोसाइटी में रहकर इमिटेशन के थ्रू यानी कि नकल करके सीखने की बात बताई है यहाँ पर कि बच्चा जब सोसाइटी में रहता है तो वो नकल करके ही चीज़ों को सीखता है। बिहेवियरिज्म और कॉग्निटिविज्म साइकोलॉजी जो है इसके जो है साइकोलॉजिस्ट ये माने जाते हैं। तो अल्बर्ट बंड्यूरा कॉग्निटिविस्ट में भी आते हैं और बिहेवियरिस्ट में भी आते हैं। देन नेक्स्ट जो फेमस साइकोलॉजिस्ट हैं वो जे.एस. ब्रूनर आ जाते हैं यहाँ पर। फादर ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म कहे जाते हैं ये। इन्होंने 3 तरह से बताया कि बच्चा यहाँ पर सीखता है। एक इंटरैक्टिव फ़ेज़ बताया इन्होंने। इंटरैक्टिव फ़ेज़ में 0 से लेकर 1.5 साल तक के बच्चे को इन्होंने बताया, जिसमें वो इंटरैक्शन करता है जो है, पहले होल चीज़ों को समझता है, यानी कि पिक्चर्स के थ्रू वो चीज़ों को समझेगा यहाँ पर, होल सिचुएशन के थ्रू समझेगा। देन आइकॉनिक जो है बताया यहाँ पर। आइकॉनिक फ़ेज़ में 1.5 साल से 4 साल का बच्चा है यहाँ पर। तो इसमें जो है बच्चे को आप एक इमेज दिखाते हैं, एक पिक्चर दिखाते हैं और वो उस चीज़ को समझ जाता है। देन सिंबॉलिक बताया इन्होंने, 3rd स्टेज यहाँ पर बच्चे की, जिसमें 4 से 5 साल से लेकर यहाँ पर 12 साल तक का बच्चा आता है। इसमें बच्चा जो है लैंग्वेज डेवलपमेंट भी सीखता है यहाँ पर, मैथमेटिक्स का भी डेवलपमेंट सीखता है। तो इस तरह से सिंबल्स के थ्रू बच्चा यहाँ पर जानने लगता है। तो क्लासरूम में जो एक्टिविटी होती है वो ब्रूनर के द्वारा जो है क्लासरूम एक्टिविटी पर बल दिया गया। नेक्स्ट जो यहाँ पर मेन साइकोलॉजिस्ट आते हैं नॉम चॉम्स्की हो जाते हैं। नॉम चॉम्स्की का मतलब है कि यहाँ पर इन्होंने बताया कि बच्चा जो जन्म लेता है वो उसके अंदर एक इनेट कैपेसिटी होती है लैंग्वेज डेवलपमेंट की, और ये जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो एलईडी के थ्रू होता है। एलईडी को इन्होंने लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के नाम से बताया है यहाँ पर। तो इन्होंने यूनिवर्सल ग्रामर की भी बात की है और इनेट कैपेसिटी की बात की है यहाँ पर बच्चे की भाषा को सीखने के लिए। तो भाषा को ही इन्होंने संज्ञान का जो है माध्यम बताया है। देन हर्मन एबिंगहॉस आते हैं यहाँ पर। एबिंगहॉस इन्होंने 1885 में लर्निंग एंड फॉरगेटिंग की थ्योरी दी थी, हर्मन एबिंगहॉस ने, जिसमें इन्होंने बताया कि याद रखना और जो है एक तरह से कर्व होता है या प्लाटो के बारे में इन्होंने बताया है। तो इस तरह से जो डे पर डे है वो प्लाटो हमारा घटता ही चला जाएगा। इस तरह से इन्होंने कर्व बताया है लर्निंग का, हर्मन एबिंगहॉस ने। इसके बाद कॉग्निटिविज्म का एक छोटा सा पार्ट होता है कंस्ट्रक्टिविज्म।
इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर टर्म आ जाता है साइकोलॉजिस्ट का, एंडल जो है टोल्विंग ने सिमेंटिक मेमोरी के बारे में बताया। सिमेंटिक मेमोरी का मतलब है कि अर्थ के आधार पर हम जब स्मृति बनाते हैं, किसी चीज़ को अपनी मेमोरी में बिठा लेते हैं, तो उसको सिमेंटिक मेमोरी कहा जाता है। इस तरह से कॉग्निटिविज्म या कॉग्निटिव साइकोलॉजी जो है, इसको संज्ञानवाद कहा जाता है। माइंड की तुलना कंप्यूटर से इसमें की गई है कॉग्निटिव साइकोलॉजी में। इसमें मेंटल स्किल्स पर ज़्यादा जो है फोकस किया गया है। देन 1960s में मिलर और जेरोम ब्रूनर ने इस्टेब्लिश किया था सेंटर फॉर द कॉग्निशन। कॉग्निशन के लिए इन्होंने सेंटर को इस्टेब्लिश किया, जेरोम ब्रूनर और मिलर ने मिलकर। जेरोम ब्रूनर जो हैं उन्होंने 3 तरह के स्टेजेस की बात की थी, जो कि आपको अभी बताई गई, आइकॉनिक, इंटरैक्टिव एंड सिंबॉलिक लर्निंग के बारे में बताया। दे कंसिडर्ड थिंकिंग एज द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। इन्होंने थिंकिंग को ही इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग बताया, प्रॉब्लम सॉल्विंग और मेमोरी एंड रीजनिंग के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल बताया। देन नेक्स्ट जो यहाँ पर स्कूल आता है वो ह्यूमनिज्म का हो जाता है। ह्यूमनिज्म में आप सबसे पहले कार्ल रोजर्स और अब्राहम मास्लो को पाएंगे यहाँ पर ह्यूमनिज्म में। तो ह्यूमनिस्टिक जो साइकोलॉजी है वो फोकस करती है इंडिविजुअल्स फ्री विल पर, कि एक इंडिविजुअल की अपनी स्वतंत्र क्या इच्छा है यहाँ पर। तो पर्सनल ग्रोथ को इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पर बल दिया जाता है। फादर ऑफ ह्यूमनिज्म की बात करें तो दो यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट आते हैं, कार्ल रोजर्स का नाम आता है और अब्राहम मास्लो का नाम आता है। तो इनकी जो थ्योरी है यहाँ पर वो देख लेते हैं। सेल्फ के लिए जो है थ्योरी दी गई थी कार्ल रोजर्स के थ्रू, सेल्फ थ्योरी ऑफ द पर्सनालिटी के नाम से इसको जाना जाता है, जो कि कार्ल रोजर्स के थ्रू दी गई थी यहाँ पर ह्यूमनिज्म में। और इस थ्योरी के 2 पार्ट्स यहाँ पर बताए गए, रियलिज्म और आइडियलिज्म। रियलिज्म और आइडियलिज्म का मतलब है कि ये एक रियल सिचुएशन होती है रियलिज्म में, जो एग्जिस्ट करता है उसी की बात की जाएगी इसमें। आइडियलिज्म का मतलब है कि एक आइडियल फॉर्म क्या है वो इससे डील करेगा। तो इन दोनों के बीच में जो ये पार्ट होता है जो दोनों से ओवरलैप करता है, उसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कार्ल रोजर के द्वारा कहा गया है। देन अब्राहम मास्लो की जो थ्योरी है वो मोटिवेशनल हायरार्की थ्योरी होती है यहाँ पर। इसको स्पिरिचुअल फादर भी इनको कहा जाता है, अब्राहम मास्लो को। अब्राहम मास्लो की जो थ्योरी थी वो इस तरह से हायरार्किकल प्रेजेंटेशन था इनकी थ्योरी में। 5 स्टेजेस इसमें दी गई थी, जिसमें सबसे पहले बेसिक नीड आती थी यहाँ पर सेफ्टी नीड्स के फॉर्म में, जिसमें फूड, वाटर, शेल्टर आता था। देन बिलोंगिंगनेस आती थी, देन सोशल नीड्स आती थी, और इसके बाद जो है लव, केयर आता था। देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड यहाँ पर आती थी सबसे टॉप पर। तो इस तरह से मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी थी। न्यू स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी में एक स्कूल आता है कंस्ट्रक्टिविज्म, जो कि एक फेमस स्कूल है, निर्माणवाद इसको कहते हैं। इसमें चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन दी जाती है और फ्लेक्सिबिलिटी होती है एजुकेशन के लिए। तो यहाँ पर नए एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर जब बच्चा अपने मेंटल प्रोसेसेस को, मेंटल नॉलेज को मोल्ड करता है, न्यू नॉलेज को इंटरप्रेट करता है और नई नॉलेज को जो है पुरानी नॉलेज को मैनिपुलेट करके नई नॉलेज को बिल्डअप करता है, तो उसको कंस्ट्रक्टिविज्म कहा जाता है। यहाँ पर लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट आता है। तो यहाँ पे जो बच्चा होता है वो एक्टिव जो है वो रहता है। इसमें जो टीचर है वो एक तरह से फैसिलिटेटर का काम करता है मात्र। इसके सपोर्टर की बात करें तो प्याजे आते हैं। प्याजे ने भी बच्चे को लिटिल साइंटिस्ट के नाम से बताया है। वाइगॉत्स्की आ जाते हैं। वाइगॉत्स्की का भी कहना है यहाँ पर कि बच्चा जो सीखता है वो इन्वायरमेंट में रहकर, अपने पेयर ग्रुप में रहकर तब सीखता है। जेरोम ब्रूनर भी इसी में आते हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म में। इस तरह से स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी के जो स्कूल्स हैं वो यहाँ पर एंड होते हैं। स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी यहाँ पर आपको बताए गए। इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन किसके फादर में इंक्लूड होते हैं। एस फॉर स्ट्रक्चरलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म के फादर हो जाते हैं विलियम वुंड। एफ फॉर फंक्शनलिज्म, और इसके फादर हो जाते हैं यहाँ पर विलियम जेम्स। पी फॉर साइको एनालिसिस, जिसके फादर हो जाते हैं सिगमंड फ्रॉइड।
देन नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पर बिहेवियरिज्म, जिसके फादर हो जाते हैं जे.बी. वॉटसन। नेक्स्ट है यहाँ पर गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, जिसके फादर हैं मैक्स वर्दिमर। देन नेक्स्ट है कॉग्निटिव साइकोलॉजी, जिसके फादर हो जाते हैं मिलर एंड ब्रूनर। नेक्स्ट ह्यूमनिज्म है, जिसके फादर हो जाते हैं कार्ल रोजर्स और मैस्लो। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर कंस्ट्रक्टिविज्म। इस तरह से यहाँ पर स्टडी ऑफ सोल के लिए जो है सपोर्टर की बात करें तो यहाँ पर एरिस्टोटल ने इसको सपोर्ट किया और डिकार्टे ने इसको सपोर्ट किया था कि स्टडी ऑफ सोल कहा जाता है साइकोलॉजी को। स्टडी ऑफ माइंड के सपोर्टर कौन कौन हैं, तो एपिस्टोलॉजी ने बताया कि साइकोलॉजी जो है स्टडी ऑफ माइंड है। देन मॉडर्न एरा में बात करें तो स्टडी ऑफ बिहेवियर कहा जाता है साइकोलॉजी को। वुडवर्ड के थॉट में बताया गया है यहाँ पर, इन्होंने एक डेफिनेशन दी थी जिसमें साइकोलॉजी के हर एक थॉट को जो है एक्सप्लेन कर दिया गया था। तो वुडवर्ड के थॉट में ये बताया गया डेफिनेशन के फॉर्म में कि साइकोलॉजी फर्स्ट लॉस्ट इट्स सोल, सबसे पहले साइकोलॉजी ने अपनी आत्मा को खोया, क्योंकि सबसे पहले साइकोलॉजी को आत्मा का ही विज्ञान कहा जाता था। देन इट लॉस्ट इट्स माइंड, फिर जो है साइकोलॉजी ने अपना माइंड खोया, फिर इसको जो है माइंड का विज्ञान कहा जाने लगा। देन इट लॉस्ट इट्स कॉन्शियसनेस, फिर इसने अपनी चेतना को खोया। इट स्टिल हैज़ बिहेवियर ऑफ अ शॉर्ट, अब इसको जो है व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है साइकोलॉजी का। फोर्सेस ऑफ साइकोलॉजी की बात करें तो बिहेवियरिज्म हो जाता है, साइको एनालिसिस और ह्यूमनिज्म हो जाता है। ये 3 फोर्सेस हैं यहाँ पर साइकोलॉजी के लिए। इस तरह से ये लेक्चर आपका यहाँ पर एंड होता है। थैंक यू एवरीवन।